नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में विश्व स्तरीय और सरल कर व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम प्रचलित हैं। नागर विमानन निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 28 फरवरी तक बढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, भारत की कोविड टीका निर्माण क्षमता दुनिया के लिए वरदान है। और गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट का आयोजन आज शाम विजय चौक पर। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सभी सदस्य पहली बार संसद में 3 विभिन्न स्थानों पर बैठेंगे। मंत्री, दोनों सदनों के विभिन्न दलों के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 144 सांसद केंद्रीय कक्ष में बैठेंगे। शेष सांसद सुरक्षित दूरी बनाए रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में बैठेंगे। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं की रविवार को बैठक आयोजित की है। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। वहीं बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 21 बैठकें होंगी। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों होंगे। सत्र के पहले दिन सदन में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वहीं वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बजट सत्र के पहले दिन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। ये सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार होता है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की सालाना आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इसमें भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं और अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों की सारी जानकारी दी जाती है। इस सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास का अनुमान होता है। सर्वेक्षण के आधार पर ही सरकार द्वारा बजट में घोषणाएं की जाती हैं। हालांकि इन सिफारिशों को मानने के लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है, ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सके। इस मोबाइल ऐप से बजट, अनुदान मांगों और वित्त विधेयक सहित केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। ऐप में डाउनलोड, प्रिंट जैसी अनेक सुविधाएं हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है तथा एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विश्वसनीय सरल कर व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम प्रचलित हैं। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सुधारों और प्रोत्साहन आधारित सुविधाओं पर जोर दिया जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ढांचागत सुधारों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन से सहयोग मिला है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को अपनी वृद्धि के साथ भी जोड़ रहा है। श्री मोदी ने मंच को आश्वासन दिया कि आत्मनिर्भर भारत आंदोलन वैश्विक भलाई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की क्षमता और विश्वसनीयता है। इसका व्यापक उपभोक्ता आधार और आगे बढ़ेगा तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण ने मानवता को एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचाया है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए देश की क्षमता के बारे में शुरुआती गलतफहमी के बावजूद भारत सक्रिय और सहभागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा और कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया और संक्रमण की जांच तथा उसका पता लगाने में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और महामारी के दौरान भारत के वैश्विक प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने हवाई मार्ग बंद होने के बावजूद नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने और 150 से अधिक देशों में दवाइयों की आपूर्ति किए जाने के बारे में भी जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ऑनलाइन प्रशिक्षण, पारंपरिक ज्ञान, टीकों के ढांचागत व्यवस्था के साथ अन्य देशों की मदद कर रहा है। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के साथ अन्य देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया है। कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 23वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड के मामलों की बढ़त को रोका है और पिछले 7 दिनों से देश के 146 जिलों में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से और 6 जिलों में पिछले 21 दिनों से संक्रमण के रोगी नहीं मिले हैं। अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्वरूप के अब तक 165 मामले सामने आए हैं। इन लोगों को क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले 6 दिनों में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा देश फास्टेस्ट था टू रीच द फर्स्ट 1 मिलियन वैक्सीनेशंस। भारत में ये 6 दिन में हुआ, यूएस में 10 दिन में हुआ, स्पेन में 12 दिन में, इजराइल में 14 दिन में, यूके में 18 दिन और इटली में 19, जर्मनी में 20 और यूएई में 27। श्री भूषण ने बताया कि अब तक देश में 25,07,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार पर भी कारगर है। ये भारत में कोविड-19 के लिए भी उतना ही असरदार है।
भारत ने 20 जनवरी से अब तक कई देशों को कोविड के 55 लाख टीके उपहार के तौर पर उपलब्ध कराए हैं। जिन देशों को ये टीका उपलब्ध कराया गया है उनमें भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और बहरीन शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इन देशों के अनुरोध पर कोविड का टीका उपलब्ध कराया गया है। भारत के अगले कुछ दिन में वैक्सीन की 1 लाख खुराक ओमान को, कैरिबियाई देशों को 5 लाख, निकारागुआ को 2 लाख और प्रशांत सागर से सटे देशों को 2 लाख खुराक उपहार स्वरूप देने की योजना है। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड की खुराक ब्राजील, मोरक्को और बांग्लादेश को निर्यात भी की गई है। इसके बाद सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और मंगोलिया को भी इसी तरह व्यावसायिक आपूर्ति की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने भारत से कोरोना टीकाकरण के वैश्विक अभियान में बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि टीका उत्पादन की भारत की क्षमता आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने कहा कि भारत में देश में विकसित वैक्सीन का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास वो सभी साधन उपलब्ध हैं जो विश्व टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 1,73,000 से अधिक व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। अब तक 1,53,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली में कल 199 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या 6,34,000 से अधिक है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित 6,22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,835 हो गई है। राजधानी में इस समय 1,575 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में कल एक ही दिन में लगभग 60,000 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद गुजरात में टीका लगाए जाने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुजरात में कल 59,893 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1,55,802 लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 346 नए मामले सामने आए। कल 602 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक सामने आए कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,60,566 हो गई है, जिसमें से 2,52,464 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.89% हो गई है। संक्रमण के 78 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 50 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,384 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में पिछले 24 घंटे में 16,943 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,06,025 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में इस टीके के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस बीच बिहार में कोविड से अब तक 2,57,391 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या भी निरंतर कम हो रही है। राज्य में 10 जिलों में कल कोई भी कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर 98.86% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 13 विशेषज्ञों के दल ने चीन के वुहान पहुंचने के 2 सप्ताह बाद क्वारंटीन से निकलकर वहां कोविड की शुरुआत के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस शहर से कोविड का वायरस पिछले वर्ष फैला था। अनुसंधान और इससे संबंधित मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच विवाद के कारण इन विशेषज्ञों के वुहान पहुंचने में विलंब हुआ। अनेक देशों, विशेषकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर इस बीमारी के फैलने, छिपाने और उसके अधिक घातक होने को छिपाए रखने का आरोप लगाया। उधर चीन कहता है कि कोविड वायरस चीन से कहीं बाहर उत्पन्न हुआ था और बाद में वुहान में इसका पता चला। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से शुरू। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में विश्व स्तरीय और सरल कर व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम प्रचलित हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 28 फरवरी तक बढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, भारत की कोविड टीका निर्माण क्षमता दुनिया के लिए वरदान। और गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन आज शाम विजय चौक पर। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के लिए जारी यात्रा प्रतिबंधों को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चुनिंदा मार्गों पर आवश्यकता के आधार पर अनुमति दे सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्व घोषणा के आधार पर कंप्यूटरीकृत संबद्धता प्रणाली कायम की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 45 वर्षों में सीबीएसई की परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटीकृत किया जाएगा। इससे 1975 के बाद पंजीकरण करने वाले सभी नागरिक अपने सर्टिफिकेट आसानी से ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई अगले वर्ष 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया है कि 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के साथ साथ 9वीं और 11वीं की कक्षाएं नियमित रूप से पूरी तरह शुरू हो जाएंगी। तकनीकी सलाहकार समिति के साथ कल बेंगलुरु में बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि 6ठी और 8वीं की विद्यागामा कक्षाएं जारी रहेंगी। विद्यागामा शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है जिसमें अध्यापक महामारी को फैलने से रोकने के लिए सामुदायिक हॉल या अन्य खुले क्षेत्रों में कक्षाएं चलाते हैं। अन्य कक्षाएं शुरू करने के बारे में अगले महीने के दूसरे सप्ताह में समिति के साथ बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। श्री सुरेश कुमार ने सूचित किया कि एसएसएलसी या 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूरे राज्य में 14 जून से 25 जून के बीच आयोजित होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने की 26 तारीख को हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाहियों का हालचाल जानने के लिए कल विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। वे सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल गए और घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि वे दिल्ली पुलिसकर्मियों से मिले और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि समूचे राष्ट्र को उनकी अनुकरणीय बहादुरी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई हिंसा से संयम के साथ निपटने पर गर्व है। गृह मंत्री ने घायल सिपाहियों के परिवार के लोगों से भी भेंट की। 26 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले सहित दिल्ली में कई स्थानों पर रैली के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की गई और पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए थे। इन घटनाओं में दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी और सिपाही घायल हो गए थे। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर होगा। इसके साथ ही 4 दिन का गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष समारोह में भारतीय धुन मुख्य आकर्षण होगी। बीटिंग रिट्रीट में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड मधुर संगीत के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ मास बैंड द्वारा स्वर्णिम विजय धुन के साथ होगा। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष धुन बनाई गई है। इसके बाद पाइप और ड्रम बैंड, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड, नौसेना बैंड, सेना बैंड और मार्च बैंड अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम का समापन लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें सेनाएं युद्ध के दौरान सूर्यास्त के बाद छावनी में लौट आती हैं। जैसे ही बिगुल बजता है, सैनिक लड़ना बंद कर देते हैं, हथियार म्यान में रख दिए जाते हैं और वे युद्ध के मैदान से वापस आ जाते हैं। समाचार कक्ष से मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है।
कल नई दिल्ली में एनसीसी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखे हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग 175 जिलों में नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए करीब 1 लाख एनसीसी कैडेटों को सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। इस पार्क के बनने से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नवनीत सहगल ने कहा कि कानपुर के रमईपुर में 260 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत मेगा लेदर पार्क की स्थापना से लगभग 5,850 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि लेदर पार्क में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा ताकि गंगा नदी में प्रदूषण न हो। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से कानपुर देश के 10 बड़े लेदर मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में अपने स्थान को और बेहतर करने में सफल होगा। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में 150 से अधिक टेनरी इकाइयां काम करेंगी। यहां चमड़े से बने जूते, पर्स और जैकेट से लेकर अन्य विश्व स्तरीय उत्पाद बनाए जाएंगे और उनका निर्यात किया जा सकेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस वर्ष राज्य में धान की खरीद के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है। अब तक करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। प्रदेश में 20 लाख से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं। इस धान के बदले किसानों को अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया जा चुका है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में करीब 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस तरह से इस साल प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले अब तक करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान अधिक खरीदा जा चुका है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो आगामी 31 जनवरी तक चलेगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बिहार में धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने धान की खरीद की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब तक 21 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना का दस्तावेज जारी किया। इन दस्तावेजों में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं। ये समुद्री स्तनधारी जीवों के संकट में फंसे होने, उन्हें चोट लगने या मृत्यु होने और समुद्री कछुओं के संरक्षण के मामलों में कार्रवाई के लिए सरकार, समाज और सभी संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के भी सुझाव देता है। भारत उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों एनडीटी से लड़ने के लिए दुनिया के देशों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिए 30 जनवरी को कुतुब मीनार को रोशन करेगा। इस दिन दूसरा वार्षिक विश्व एनडीटी दिवस है और दुनिया के 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक स्थलों को रोशन करके ये एनडीटी को हराने की सामुदायिक एकजुटता प्रदर्शित की जाएगी। विश्व में हर 5 में से 1 व्यक्ति एनडीटी से ग्रस्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कम से कम 11 उष्णकटिबंधीय रोग हैं जिनकी अनदेखी हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, किसानों की ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने की खबरें सभी अखबारों में है।
राजस्थान पत्रिका लिखता है 2 और संगठनों ने की अलग होने की घोषणा। पंजाब केसरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अस्पताल में पुलिसकर्मियों से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से दिया है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हिन्दुस्तान ने सुखद शीर्षक से लिखा है 97% लोगों ने कोरोना को हराया। पत्र लिखता है 25 लाख लोगों का हो चुका है टीकाकरण। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है 7 दिन में 146 जिलों में एक भी मामला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावोस संवाद में ये कहना कि कोविड-19 के 2 टीके उपलब्ध कराने के बाद देश जल्द ही कई और टीके दुनिया को उपलब्ध कराएगा, राष्ट्रीय सहारा में प्रमुखता से है। प्रधानमंत्री का एनसीसी कार्यक्रम में ये कहना कि वायरस से लेकर सीमा की चुनौती से निपटने तक में सक्षम है भारत को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 71 साल शीर्षक से लिखा है कि नागरिकों को न्याय देने के लिए हमेशा और हर स्थिति में खुले रहे दरवाजे। पत्र लिखता है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ पहली बार बैठी थी। शीतलहर ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लिखता है हिन्दुस्तान। पत्र के अनुसार इस बार 4 महीने के बाद भी लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है श्रीनगर में फ्लाइट रद्द होने की समस्या से मिलेगी निजात। पत्र के अनुसार आधुनिक तकनीक से कम दृश्यता में भी परिचालन संभव होगा और लोग बर्फबारी के हसीन दौर में भी कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। राजस्थान पत्रिका की खबर है देश का बढ़ा रहे दुनिया में नाम। विश्व भर की कई नामचीन कंपनियों के सीईओ या राजनेता की भूमिका में छाए हुए हैं भारतवंशी। पत्र लिखता है राजनीति, अर्थशास्त्र, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में इनके हुनर का हौसला बुलंद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से शुरू। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में विश्व स्तरीय और सरल कर व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम प्रचलित हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 28 फरवरी तक बढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा भारत की कोविड टीका निर्माण क्षमता दुनिया के लिए वरदान है और गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन आज शाम विजय चौक पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।